आगे पढ़ते हैं जी। फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या उसके लक्षण होते हैं। उदाहरण ले लेते हैं जी हम, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएस में जो गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो उसमें क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। ठीक है जी। एन इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का चुनाव कौन करता है? पहले जनता वोट देकर कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव वोट देकर, जो रिप्रेजेंटेटिव का एक कॉलेज होगा ना, इलेक्टोरल कॉलेज, तो वो वोट देकर फिर क्या चुनता है? प्रेसिडेंट को। जैसे आप देखते होंगे ना, जब इलेक्शन हुए तो जब इलेक्टोरल कॉलेज वोट देता है तो सामने दो कैंडिडेट हैं। जैसे उदाहरण ले लो हिलेरी क्लिंटन और जी आपका डोनाल्ड ट्रंप। तो उस हिसाब से इलेक्टोरल कॉलेज एक जो कि जनता द्वारा चुना जाता है। फिर आगे ये जो ग्रुप है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है, मीन इनके पास वोट देने का अधिकार है और चुनने का अधिकार है किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है जी। आगे है जी, जो प्रेसिडेंट चुना जाता है ना उसकी टेन्योर फिक्स होती है। जैसे यूएस में 4 साल के लिए अगर आपने प्रेसिडेंट चुना तो वो 4 साल तक रूल करेगा। जो आपका कांग्रेस है, कांग्रेस मीन हमारे टर्म में पार्लियामेंट, जो दोनों सदनों के चुने हुए मेंबर हैं उनको कलेक्टिवली कांग्रेस कहते हैं, वहां पर हमारे पार्लियामेंट कह देते हैं। तो जो कांग्रेस है मीन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, दोनों सदनों के इलेक्टेड बंदे, दोनों सदनों के मेंबर, इलेक्टेड चाहे नाम ही रखो, दोनों सदनों के मेंबर कह लो। जो दोनों सदनों के मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकते। हाँ, एक केस में कर सकते हैं, इट कैन ओनली रिमूव द प्रेसिडेंट बाय इम्पीचमेंट। महाभियोग चलाकर प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, पर किसके लिए? कब? फॉर ए ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, जब उन्होंने बहुत ही संगीन किस्म का गैर संवैधानिक काम किया हो। तो इसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ये प्रोसेस जल्दी पास नहीं होता। मीन जैसे हमारे तो है ना कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया और नहीं वोटें मिली, बहुमत खो दिया तो सरकार गई। जहां का इनका लंबा चौड़ा अपना प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, तो उसके द्वारा ही क्या है, रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट को, अदरवाइज नहीं। तो जनरली हम कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट चुना है वो अपना पूरा टर्म निभाएगा, पूरी टर्म रहेगा, जितने साल उसको मिले हैं उतने साल ऑफिस में रहेगा। आगे है जी, द प्रेसिडेंट गवर्न्स विद द हेल्प ऑफ ए कैबिनेट। अब जब प्रेसिडेंट रूल करता है तो उसके पास एक कैबिनेट होती है, कैबिनेट की सहायता से प्रेसिडेंट रूल करता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि कैबिनेट में जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट है वैसे ही इनका कोई कैबिनेट है जिसमें क्या है, मिनिस्टर होते हैं। ठीक है जी। तो कैबिनेट एक स्मॉलर बॉडी होती है जिसे किचन कैबिनेट भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट का मतलब ये है कि जैसे हमारा अपना रसोई है, मीन पर्सनल कुछ चीज है। असल में क्या है ना कि प्रेसिडेंट अपने हिसाब से कुछ बंदे चूज कर लेता है अपनी कैबिनेट में। तो ये जरूरी नहीं है कि चुने हुए एमपी में से ही वो अपनी कैबिनेट चूज करे, ऐसा नहीं होता। ये प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो कैसे अपने कैबिनेट के बंदे चूज करता है। अपने यार दोस्त को भी कर सकता है, जिस पर उसका विश्वास है उसको वो सिलेक्ट कर लेता है। दिस बॉडी कंसिस्ट ऑफ नॉन इलेक्टेड मेंबर्स। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्टेड मेंबर हो, जनरली नॉन इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और ये क्या बनते हैं? डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज। ठीक है जी। इनको एक डिपार्टमेंट मिल जाता है और जो प्रेसिडेंट है वही सिलेक्ट करता है इन मेंबर्स को। कैबिनेट के मेंबर्स को सिलेक्ट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो इसकी अपनी चॉइस है जी, प्रेसिडेंट की अपनी चॉइस है। अब वो लेजिस्लेचर पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर, कांग्रेस पर डिपेंड नहीं है कि इन्हीं में से मेंबर लेने हैं। पर हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है किसी भी मिनिस्टर के लिए। दीज मेंबर्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। तो किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को। ठीक है। तो हमारे यहाँ पर किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट को। और ये वाले कौन किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्रेसिडेंट को। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम एट एनी टाइम। जब चाहे प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है। ठीक है जी। द प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट मेंबर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस फॉर देयर एक्ट्स। तो वो कांग्रेस के लिए जवाबदेह नहीं होते, कांग्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते।
क्योंकि जब सरकार बन गई, प्रेसिडेंट बन गया, उसकी कैबिनेट बन गई, वो एक अलग सिस्टम हो गया, वो एग्जीक्यूटिव हो गया। वो एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट होते हैं किससे? लेजिस्लेचर से। द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस। तो लोअर हाउस को डिसॉल्व नहीं कर सकता प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ पर क्या है, प्राइम मिनिस्टर चाहे तो प्रेसिडेंट को कहकर लोअर हाउस को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है जी, मीन डिसॉल्व कर दी, दोबारा से इलेक्शन हो। द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। उनका बेसिस क्या है कि जो सरकार है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो अलग होगी, लेजिस्लेचर अलग होंगे। तो एग्जीक्यूटिव वाले बंदे लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होंगे। तो हमारे क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होती है। जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, वो एमपी ही होते हैं। देयर इज सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तीनों अंग अलग अलग होते हैं, पर हमारे क्या है, लेजिस्लेटिव से ही एग्जीक्यूटिव निकलता है। आगे है जी एडवांटेजेस ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम के पहले एडवांटेज पढ़ लेते हैं। देयर इज हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। देखो, जो आपने चुने एमपी, वो लेजिस्लेचर बने, उसी में से एग्जीक्यूटिव बना। ठीक है जी। तो जब एक लेजिस्लेचर का ही पार्ट एग्जीक्यूटिव होगा तो ये आपस में हार्मोनी से काम करेंगे। ये अगर अलग अलग ऑर्गन नहीं है, अलग अलग नहीं है, तो इनमें आपस में कंफ्लिक्ट होने की संभावना, मतभेद होने की संभावना कम होगी। The greatest advantage of the parliamentary system is that it ensures harmonious relationship and cooperation between किसमें, legislative and executive organs of the government। क्यों? क्योंकि the executive is formed out of the legislature। legislature में से ही executive बना। Both depend upon each other for work। ये दोनों एक दूसरे से इंटर डिपेंडेंट होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसलिए देयर इज लेस स्कोप फॉर डिस्प्यूट कन्फ्लिक्ट का स्कोप कम होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। हमने देखा कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, जवाबदेह होता है। जो वो अपने एक्ट करता है, काम करता है, कानून लाता है, पॉलिसियां लाता है, इन सब के लिए वो जवाबदेह होता है पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को। तो पार्लियामेंट कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को, कैसे? उनसे क्वेश्चन पूछकर, क्वेश्चन आवर में डिस्कशन होती है पार्लियामेंट में, तो सवाल जवाब होते हैं। एडजॉर्नमेंट मोशन लाता है अपोजिशन, इसको हम पढ़ेंगे जी क्या होते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर सरकार के मिनिस्टर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ है ना, अविश्वास मत भी आ सकता है, तो सरकार गिर भी सकती है अगर ये मत पास हो गया। तो कहने का मतलब है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है पार्लियामेंट के पास, लेजिस्लेचर के पास कंट्रोल करने को। किसको कंट्रोल करने को? एग्जीक्यूटिव को, सरकार को। ठीक, अगर सरकार ने कुछ गलती की तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ सकता है कि हाँ भी आपके पास कॉन्फिडेंस है या नहीं है। तो अगर सरकार हार गई इसकी वोटिंग में, तो सरकार गिर जाती है। आगे है जी इट प्रिवेंट्स डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म क्या होता है? मतलब मेरे पास एक्सरसाइज अब एब्सोल्यूट पावर है, मेरे पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, किसी का मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है, मेरे पास एब्सोल्यूट पावर है। मतलब स्पेशली इन ए क्रूअल एंड ऑप्रेसिव वे। जब किसी के पास बहुत अधिक पावर आ जाए तो वो अपनी मनमर्जी से भी उसको यूज कर सकता है, जनता का अहित भी कर सकता है, जनता को दबा सकता है, अत्याचारी बन सकता है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जिसमें रूलर के पास एब्सोल्यूट पावर होती है उसे कहते हैं डिस्पोटिज्म। ठीक है जी। तो अब हमने देखा कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। तो एक सिंगल बंदा राजा नहीं होता, मिनिस्टर की काउंसिल होती है, उसमें से पीएम क्या है, फर्स्ट अमंग द इक्वल होता है। तो इसलिए रादर देन ए सिंगल पर्सन नहीं होता कोई राजा। द अथॉरिटी इज वेस्टेड इन ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में अथॉरिटी होती है, उसको कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है जी। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास अथॉरिटी है, इसका मतलब अगर आपके पास 10, 12, 15 मिनिस्टर है, 20 मिनिस्टर हैं, तो पावर उनमें डिवाइड हो गई, पावर डिस्पर्स होगी उनमें। तो किसी एक बंदे को आपने नहीं किंग बना दिया, तो इससे क्या है, डिस्पोटिक टेंडेंसी की जो है टेंडेंसी वो प्रिवेंट रहती है, उसके ऊपर चेक बैलेंस मेंटेन रहता है। इसके अलावा देखो जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने काम के लिए पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी रहती है, रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो इसके कारण भी क्या है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रहता है। तो हम कह सकते हैं देयर इज चेक ऑन द डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की डिक्टेटोरियल टेंडेंसी भी, हाँ भी मैं डिक्टेटर हूँ,
तो ऐसी टेंडेंसी नहीं होती, उसके ऊपर क्या है, चेक और कंट्रोल बना रहता है, रुकावटें लगी रहती हैं, रोक लगी रहती हैं। आगे है जी रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, अब मान लो कि जो रूलिंग पार्टी है उसकी मेजोरिटी वो हार गई, उसके पास मेजोरिटी नहीं रही, तो क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या कहता है कि ऑपोजिशन पार्टी को कहता है कि हाँ भाई तुम आओ और तुम सरकार बनाओ और अपना बहुमत प्रूव करो कि अगर तुम्हारे पास बहुमत है तो आकर सरकार बना सकते हो। तो ऐसा प्रेसिडेंट कर सकता है। इसका मतलब बिना इलेक्शन के ही आप दूसरी गवर्नमेंट बना सकते हो। Thus, an alternative government is available without undergoing the process of election. बिना इलेक्शन के आपने दूसरी गवर्नमेंट बना दी। डॉक्टर जेनिंग्स ने सही ही कहा है, rightly said that the leader of the opposition is the alternative prime minister. ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपको आ सकती है और एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है। आगे है जी वाइड रिप्रेजेंटेशन। देखो जो एमपी होते हैं तो पूरे देश से चुने जाते हैं, तो इन्हीं एमपी से आपने एग्जीक्यूटिव बनाना है, मिनिस्टर बनाने हैं, तो चांसेस होते हैं कि क्या कि मिनिस्टर भी ऑल ओवर इंडिया से ही बनेंगे। तो वाइड रिप्रेजेंटेशन होगी एग्जीक्यूटिव में। ठीक है जी। आगे है जी एडवांटेजेस के साथ साथ, मेरिट के साथ साथ कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम की क्या क्या लिमिटेशंस हैं देखते हैं। पहले तो है जी अनस्टेबल गवर्नमेंट। अगर पार्टी की मेजोरिटी लूज होगी, किसी तरह कुछ एमपी दूसरे दल में चले गए, किसी तरह कुछ एमपी मेंबर्स ने है ना वोट देने से अब्सटेन कर लिया, या कैसे भी जो कोalition की पार्टियां हैं वो कोalition गठबंधन टूट गया, तो क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ तो आपका गवर्नमेंट फॉल कर गई। तो कहने का मतलब कि जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म में पूरे का पूरा टर्म फिक्स होती है, जहां पर टर्म फिक्स नहीं है उससे पहले ये मेजोरिटी लॉस होगी तो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहेगी, गवर्नमेंट फॉल कर जाएगी। इसी प्रकार जो पॉलिसीज होती हैं, खास तौर पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी, तो वो भी हैम्पर होती है, क्योंकि अनस्टेबल गवर्नमेंट है, चेंज होगी गवर्नमेंट और उसी के हिसाब से पॉलिसियां भी चेंज हो गई। तो अगर सरकार ने 5 साल पूरे कर भी लिए, तो अगर नेक्स्ट टर्म में कोई दूसरी पार्टियां, दूसरी ऑपोजिशन वाले सत्ता में आ गए फिर, तो वो पहली पार्टियों की पॉलिसियों को रिवर्स कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। हम देखते हैं खास तौर पर जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती है ना वो हार्म्ड होती हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। उदाहरण देख लो जी, 1977 में जब जनता गवर्नमेंट आई, पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, कौन उसके हेड थे, मोरारजी देसाई, तो उन्होंने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसीज ऑफ द प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट, इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। पर 3 साल बाद ही 1980 में फिर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आ गई, कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, तो इन्होंने क्या कर दिया, जो जनता गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आई थी उसको फिर रिवर्स कर दिया। तो ऐसे सत्ता के परिवर्तन से पॉलिसियां भी चेंज हो जाती हैं, तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी हैम्पर होती हैं। आगे है जी डिक्टेटरशिप टेंडेंसी ऑफ द कैबिनेट। अब हमने कह तो दिया कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें चेक एंड बैलेंसेस है, तो एक बंदे के पास सत्ता नहीं है, पर फिर भी अगर एक पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल जाए, ऑपोजिशन वीक हो और कैबिनेट के पास क्या हो, रूलिंग पार्टी के पास क्या हो, एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो, तो उसको किसी का डर नहीं, किसी से बहुमत लेने के लिए किसी के आगे झुकने का, या किसी की प्रेशर उनके ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि उनकी अपनी बहुमत है। तो उनको डर नहीं होगा कि हाँ भी हमारी पार्टी से अगर किसी ने समर्थन वापस ले लिया तो हमारी सरकार गिर जाएगी। तो क्या होगा, देन देयर इज नेग्लिजिबल चेक एंड कंट्रोल। अगर किसी पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी, बिल्कुल मेजोरिटी होगी, तो उसके ऊपर चेक एंड कंट्रोल कम हो जाएगा, ठीक, ओवर द एग्जीक्यूटिव। खासतौर पर हम जब सरकार की बात करें, सरकार होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी खास बंदे कौन होते हैं, कैबिनेट। ठीक है जी। तो फिर हो सकता है इनके पास जब पावर आ गई, एब्सोल्यूट पावर आ गई, हमको पता है पावर करप्ट करती है, पावर करप्ट करती है, और एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूटली करप्ट करती है। तो बस, तो कैबिनेट भी क्या है, ऑटोक्रेटिक बन सकती है। ऑटोक्रेटिक मतलब जो अपने हिसाब से चले, ठीक है, ऑटो अपने क्रेडिट। अगर डेमोक्रेटिक मतलब जो जनता के हिसाब से चले। अच्छा जी, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ना, तो ये है अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव,
तो ये वाला प्रिंसिपल वायलेट हो जाता है जहां पर। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का ही पार्ट है। आगे देखते हैं जी, गवर्नमेंट बाय नॉन एक्सपर्ट्स। तो जो हमारी सरकार बनी तो उसमें जो मिनिस्टर बने तो वो मिनिस्टर कौन होते हैं? एमपी। अब ये जरूरी तो नहीं है कि जो एमपी हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अपने एरिया में स्पेशलिस्ट हो। जैसे मान लो किसी को आपने एनवायरमेंट मिनिस्टर बना दिया तो ये जरूरी नहीं कि उसके पास एनवायरमेंट की स्पेशलाइजेशन हो, ठीक है ना। तो ऊपर इसका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि डेमोक्रेसी में स्पेशलिस्ट आपके पास सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। बेसिकली जो बंदा इलेक्ट होके गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको जनता का दर्द पता है। अगर जनता का दर्द पता है, टेक्निकल हेल्प के लिए उसके पास स्टाफ है। मेजर बात क्या है? जनता का दर्द पता होना चाहिए। तो पर हमने यहाँ बात पॉइंट क्या लिखना है, जो इस पॉइंट के अंदर द मिनिस्टर्स आर नॉट स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट नहीं होते अपने फील्ड के। मैंने बात बताई, जैसे एनवायरमेंट मिनिस्टर है तो जरूरी नहीं कि वो क्या है आपका एनवायरमेंट में एक्सपर्ट हो। इसी प्रकार आपका जो है डिफेंस मिनिस्टर, जहाँ आपका कोई और साइंस टेक से संबंधित मिनिस्टर, तो वो जरूरी नहीं है कि साइंस फील्ड का हो। तो इसलिए क्या होते हैं ये, इसलिए ये एक्सपर्ट नहीं होते, जर्नलिस्ट होते हैं, जनरल। द प्राइम मिनिस्टर कैन चूज द मिनिस्टर्स फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अलोन। ये भी एक बात है। तो जो प्राइम मिनिस्टर अपने मिनिस्टर चूज करता है तो वो एमपी से ही चूज कर सकता है, चुने हुए बंदों से ही चूज कर सकता है। जबकि प्रेसिडेंट में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, तो जो प्रेसिडेंट है वो स्पेशलाइज्ड एरिया का बंदा भी चूज कर सकता है अपने हिसाब से। पर जहां पर एक कंडीशन लग गई कि आप चुने हुए मेंबर्स में से ही मिनिस्टर चूज करो। आगे है जी, बीइंग ए मेंबर ऑफ द पार्टी। अब क्या है, एक मिनिस्टर को आपने चुन लिया, अब वो क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, मेंबर ऑफ पार्टी भी है, तो उसको 36 काम और भी होते हैं। पार्टी की रैलियों में जाना, पार्टी की गतिविधियों में शामिल होना, फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में पार्लियामेंट की कार्यवाही में उसको जाना पड़ता है। तो इस सबसे क्या होता है कि एज ए मिनिस्टर वो उसका काम हैम्पर होता है ना। द मिनिस्टर डिवोट मोस्ट ऑफ देयर टाइम फॉर द पार्टी एक्टिविटीज, फॉर डिबेट in the parliament and for the proceedings in the of the parliament और उसकी कमेटियों में। तो मीन जो काम होते हैं पार्लियामेंट की कमेटियों में भी ये काफ़ी अपना टाइम देते हैं। तो कहने का मतलब है एज ए मिनिस्टर उसको अपने स्पेशलाइज्ड एरिया के प्रति क्या है, टाइम कम मिलता है। तो ये कुछ कुछ क्या है लिमिटेशंस हम कह सकते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं जी। शुक्रिया, नमस्कार।